हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है अल्कोहलिज्म या अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम। जो ये अल्कोहलिक बिहेवियर है या अल्कोहलिज्म के बारे में जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका आज हम पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अल्कोहलिज्म होता क्या है, अल्कोहल क्या होता है और हमारी बॉडी में अल्कोहल क्या करता है और स्टैटिस्टिक्स क्या हैं इंडिया में अल्कोहलिज्म के। तो इस बारे में आज का ये वीडियो है जो कि पार्ट 1 है इस टॉपिक का। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि इंटॉक्सिकेशन, उसके इफ़ेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशन, विड्रॉल सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, क्राइटेरिया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट अल्कोहलिज्म एंड इट व्हाट इफ़ेक्ट इट कॉजेस इन आवर बॉडी। तो हम देखते हैं अल्कोहलिज्म की डेफिनेशन। यूज़ ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस टू द पॉइंट ऑफ कॉजिंग डैमेज टू द इंडिविजुअल, सोसाइटी और बोथ। अल्कोहलिक बेवरेजेस का इतना ज़्यादा कंजम्पशन करना कि वो खुद को भी नुकसान पहुंचाए, सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचाए, उस हद तक अल्कोहलिक बेवरेजेस को कंज्यूम करना, उसको हम अल्कोहलिज्म बोलते हैं। अब अल्कोहल होता क्या है? अल्कोहल एक क्लियर कलर लिक्विड होता है, उसमें बर्निंग टेस्ट होता है और उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ब्लड में वो एलिमिनेशन से ज़्यादा है और उसका ओवर कंजम्पशन फैटल भी हो सकता है, मतलब डेथ भी हो सकती है उसके वजह से। अब हम देखेंगे कि अल्कोहल ह्यूमन बॉडी में क्या करता है। अल्कोहल एक सीएनएस डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, सीएनएस के फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है, बहुत सारे एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ब्रेन में उनकी एक्टिविटी को ये स्लो डाउन कर देता है, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर को ये सप्रेस करता है उनमें से एक है गाबा। गाबा का फुल फॉर्म है गामा एम्यूनोब्यूटायरिक एसिड। अल्कोहल में ऐसा क्या होता है कि वो इतने बुरे साइड इफ़ेक्ट्स करता है? अल्कोहल में इथेनॉल होता है और इथेनॉल ही है जो ये मेजर चेंजेस करता है। इथेनॉल गाबा एगनिस्ट होता है। गाबा का जो फंक्शन होता है वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है और स्लीपीनेस के लिए या एक्शन को, फायर एक्शन को स्लो डाउन करने में ये काम करता है। जब इथेनॉल गाबा के साथ बाइंड करता है तो वो उसके फंक्शन को और ज़्यादा स्पीड अप कर देता है और एनहांस कर देता है। गाबा एगनिस्ट की तरह काम करता है। जब ये गाबा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है तो वो ब्रेन एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, न्यूरॉन्स में नेगेटिव चार्ज लेके आ जाता है और जो न्यूरॉन का अटेम्प्ट होता है एक्शन फायर करने के लिए तुरंत उसको स्लो डाउन कर देता है या बंद कर देता है। इसी वजह से जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लीपी, डीप स्लीप में चला जाता है या बहुत ही स्लीपी और ड्राउजी रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो इथेनॉल होता है वो ओपियोइड रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करता है। ओपियोइड रिसेप्टर्स एनाल्जेसिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसके साथ साथ होम्योस्टैसिस, सेल प्रोलिफरेशन, इमोशनल रिस्पॉन्स, इम्यून फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फीडिंग के लिए और रेस्पिरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये ओपियोइड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं। पेन चला जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इम्यून फंक्शन डिटोरिएट हो जाता है। ऐसे कई चेंजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि जब ये ओपियोइड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है तो ये एक्सोजीनस मॉर्फिन रिलीज करते हैं, जिसको एंडोर्फिन भी बोला जाता है, और ये डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं। डोपामिन मूड और मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, सेरोटोनिन मूड, बॉडी टेम्परेचर और एपेटाइट को कंट्रोल करता है। तो जब ये ओवर हो जाता है तो मूड चेंजेस होने लगते हैं, मसल मूवमेंट इम्प्रॉपर हो जाता है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, एपेटाइट चेंजेस होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि एथेनॉल
ओपियोइड रिसेप्टर्स पे एक मेजर चेंज लेके आता है। इसके साथ साथ ये ग्लूटामेट एंटागनिस्ट भी होता है। ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि बहुत जो डिफरेंट नर्व सेल्स है उनके बीच में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है, स्पीड अप करने का काम करता है, और इनका एक बहुत ही मेजर रोल होता है लर्निंग और मेमोरी में। तो ये इसको इनहिबिट करता है और ब्लॉक करता है, ग्लूटामेट को ब्लॉक करता है इथेनॉल, जिसकी वजह से लर्निंग प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ याद नहीं रहता है जो कुछ भी कंजम्पशन के दौरान हुआ। तो ये सारी चीज़ें ग्लूटामेट के ब्लॉक होने की वजह से होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका क्या इफेक्ट होता है। जो हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन हैं, जिन्हें हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये उनकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से स्पीच प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्लर्ड स्पीच, ब्लर्ड विजन, इम्पेयर्ड थिंकिंग, इम्पेयर्ड मेमोरी, इम्पेयर्ड परसेप्शन, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग। ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं जब इथेनॉल जो है वो हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन को सप्रेस करता है, उनकी एक्टिविटी को सप्रेस करता है। फिर सेरेबेलम, सेरेबेलम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, उसकी फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इथेनॉल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को इम्पेयर कर देता है, जिसकी वजह से वॉकिंग डिफ़िकल्टी होती है, सीधे खड़े होने में, चीज़ों को होल्ड करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इसका इफेक्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे, जो कि एक इनहिबिटरी सेंटर है, और जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे इसका इफेक्ट होता है तो वो ओवर रिलैक्स कर देता है बॉडी को, जजमेंट इम्पेयर कर देता है, रिएक्शन के टाइम को स्लो कर देता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, या सेल्फ अवेयरनेस चला जाता है। सेल्फ अवेयरनेस आसपास का चला जाता है, पता नहीं रहता सराउंडिंग में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो कई बारी खुद को रियलिटी से अलग करना एक मेजर रीज़न बन जाता है कि वो दोबारा अल्कोहल को कंज्यूम करें। इसके साथ साथ ये जो दो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं इनको बोलते हैं न्यूक्लियस एक्कम्बेंस और एमाइग्लिडा। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंस ऑफ वेल बीइंग के लिए, एक्सट्रीम हैप्पीनेस के लिए। ये इनको रिवॉर्ड सेंटर्स ऑफ द ब्रेन भी बोलते हैं। तो जब इथेनॉल इस पे इफेक्ट करता है तो वो एक यूफोरिया का सेंस लेके आता है। यूफोरिया इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। और यही दोनों रीज़न प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस एक्कम्बेंस और एमाइग्लिडा पे जो इसका इफेक्ट होता है, रिलैक्सेशन, सेल्स ऑफ अवेयरनेस चला जाना, या एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, इसकी वजह से ही जो पर्सन है वो टेंड करता है कि वो दोबारा अल्कोहल को कंज्यूम करें। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड पे इसका क्या इफेक्ट होता है। मूड चेंजेस हो सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, सेक्सुअल अराउजल होता है। सेक्सुअल अराउजल तो ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, पर इरेक्शन में डिफ़िकल्टी होती है, स्वेटिंग होता है, कोल्ड एंड क्लेमी स्किन होता है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर भी लो हो जाता है। फिर नेक्स्ट ये इफेक्ट करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा पे, जिसकी वजह से ब्रीदिंग रेट इरेगुलर हो जाती है, स्लीपीनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, कॉन्शियसनेस लॉस हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। और इसके साथ साथ ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पर भी इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि हार्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इम्पेयरमेंट और चेंजेस आते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट, ब्लड पंप करने में प्रॉब्लम होती है, ब्लड क्लॉट, स्ट्रोक, कार्डियोमायोपैथी विच इज़ एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट अटैक आ सकता है, और एनीमिया भी हो सकता है। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस, स्टमक अल्सर हो सकता है बिकॉज ऑफ बिल्डअप ऑफ टू मच एसिड, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, इंडाइजेशन, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन में और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में प्रॉब्लम हो सकती है, ग्लूकोज का जो लेवल है, वो ब्लड शुगर लेवल जो है वो इम्पेयर हो जाता है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, फीमेल्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ ही में ये बोथ मेल और फीमेल में फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं, और हेवी ड्रिंकिंग की वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। फिर बोन्स पे
का क्या इफ़ेक्ट होता है। बोन्स, हैवी ड्रिंकिंग की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन डी फॉर्म करने में डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बोन्स वीक और फ्रेजाइल हो जाते हैं और बहुत ही ईजिली टूट सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल मेजर रीज़न होता है बहुत सारे कैंसर के लिए भी और विटामिन डेफिशिएंसी के लिए, जैसे कि वर्निक एंड कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम। ये विटामिन बी थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है और इसकी वजह से एन्सेफेलोपैथी और साइकोसिस होता है। वर्निक एन्सेफेलोपैथी एंड कॉर्सैकॉफ साइकोसिस। थायमिन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, जो कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करके एनर्जी रिलीज़ करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से लेथार्जिक फील कर सकते हैं, कन्फ्यूजन होता है, मसल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है जिसको एटैक्सिया भी बोलते हैं। साथ साथ विजन चेंजेस भी हो सकते हैं, ब्लड विजन, डबल विजन, ये सारे चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये थे कुछ इफ़ेक्ट्स जो कि अल्कोहल ह्यूमन बॉडी पे करता है। अब हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी 2010 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30% ऑफ इंडियंस अल्कोहलिक थे और इस रेट में 38% का हाइक आया नेक्स्ट 7 ईयर्स में। मतलब जब 2017 में देखा गया तो 68% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अल्कोहलिक है और 2019 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 16 करोड़ इंडियंस अल्कोहलिक हैं और जो ईयर्स लॉस स्केल है उसमें इंडिया 5 आउट ऑफ 4 स्कोर करता है। मतलब मोस्ट ऑफ द इंडियंस अल्कोहल कंज्यूम करने में और उनके साइड इफ़ेक्ट्स को झेलने और उनकी प्रॉब्लम्स को झेलने में ही अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो ये थे कुछ एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स अबाउट और स्टैटिस्टिक्स अबाउट अल्कोहलिज्म इन इंडिया। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट अल्कोहल का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में और स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट के वीडियो में हम इंटॉक्सिकेशन, विड्रॉल सिम्टम्स, क्राइटेरिया किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम उसको अल्कोहलिक या अल्कोहलिज्म बोलेंगे या अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम बोलेंगे, डिपेंडेंस क्या होता है, एडिक्शन क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।